हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए यूकेपीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो प्रैक्टिस सेट है वो लेकर के आई हूँ। मैंने पहले प्रैक्टिस सेट इस पर अपलोड किए हैं, इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था आप लोग को। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसी तरह के और अच्छे क्वेश्चन के लिए और प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुति के किस भाग को छोटी और स्पष्ट इकाई में विभाजित किया जाना चाहिए। द बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन शुड बी ब्रोकन इनटू शॉर्ट एंड क्लियर यूनिट्स। मेन, मिडिल, अपर या फिर लोअर। तो प्रेजेंटेशन जो कि आपकी प्रस्तुति है वो क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन का ही, मौखिक कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि प्रस्तुति का जो मुख्य भाग होता है, जो मेन पार्ट है जिसमें आप अपनी मेन सब्जेक्ट या मेन टॉपिक को डिफाइन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसे शॉर्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तभी क्या होगा, आपका जो संदेश प्राप्त करता है, जो रिसीवर है, वो आसानी से आपकी बात को समझ पाएगा। क्योंकि जब तक संदेश स्पष्ट और सरल भाषा में नहीं होता है, सामने वाला व्यक्ति उस संदेश को उसी अर्थ में समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके साथ संप्रेषण करने के लिए कार्यात्मक समन्वय महत्वपूर्ण है। फंक्शन कोऑर्डिनेशन इज वन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कम्युनिकेटिंग विद। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फंक्शन कोऑर्डिनेशन यानी कि कार्यात्मक समन्वय क्या होता है। तो कार्यात्मक समन्वय होगा कि एक साथ जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो आपस में हमारे जो कार्य हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनमें क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तभी हम काम को सही ढंग से कर पाएंगे। तो वो कब हमारे लिए आवश्यक होगा, जब हम अपने समकक्ष व्यक्तियों के साथ, यानी कि जो जैसा हम काम कर रहे हैं वैसा ही सामने वाला व्यक्ति भी हमारे साथ काम कर रहा है, एक ही स्तर के, एक ही लेवल के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच जो काम हो रहा है वो समकक्ष हो जाएगा। तो कार्यात्मक समन्वय महत्वपूर्ण हो जाएगा संप्रेषण करने के लिए समकक्ष व्यक्तियों के साथ। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संचार का लाभ। एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस। सेव टाइम, सेव मनी, परमानेंट रिकॉर्ड या फिर नीट एंड क्लियर। तो यहाँ पर जो आपकी सेव टाइम होता है तो वो होता है ओरल कम्युनिकेशन में, क्योंकि डायरेक्टली आपको जो बात कहनी है सीधी सीधी आपने फ़ोन के थ्रू कह दी या सामने से प्रेजेंटेशन दे दी, तो वो ज़्यादा आपका टाइम उसमें सेव होता है। मनी भी आपकी ओरल कम्युनिकेशन में ज़्यादा सेव होगी। परमानेंट रिकॉर्ड जो होगा, स्थायी रिकॉर्ड, तो जो ओरल कम्युनिकेशन होता है उसका स्थायी नहीं होता, लेकिन जो आपका रिटन कम्युनिकेशन होता है उसका परमानेंट रिकॉर्ड आपके पास एज ए प्रूफ रहता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में स्पष्टता निम्नलिखित में से किस तकनीक द्वारा प्राप्त की जा सकती है। द क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन शुड बी अचीव्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, किस तरीके से किया जाए कि वो आसानी से स्पष्ट हो, क्लियर हो। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। ऐसे शब्द चुनें जो छोटे हों, परिचित हों और संवादी हों, यानी कि ऐसे वर्ड्स का यूज़ करें जो आसानी से सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाए। भावी वाक्यों और अनुच्छेदों का निर्माण करें, यानी कि जो पैराग्राफ्स बनाएं या फिर जो सेंटेंसेस बोलें वो क्या हो, इफेक्टिव हो। उपयुक्त पठनीयता प्राप्त करना, अचीव्ड अप्रोप्रिएट रीडेबिलिटी, यानी कि पढ़ने में वो आसानी से समझ में आ सके, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये चारों ही पॉइंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वे वर्ग जिनमें निचली सीमा या ऊपरी सीमा निर्दिष्ट नहीं है कहलाते हैं। द क्लासेस इन विच द लोअर लिमिट और द अपर लिमिट इज नॉट स्पेसिफाइड आर नोन एज। खुले सिरे वाले वर्गांतर, बंद सिरे वाले वर्गांतर, समावेशी वर्ग या फिर अपवर्जी वर्ग। तो यहाँ पर जो भी आपने पढ़ा होगा, कई तरह के वर्गांतर होंगे, इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव क्लासेस होते हैं। आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, मोर देन और लेस देन दे रखा होता है आपको क्वेश्चन में, जहाँ पर आपको लोअर लिमिट बता दी जाती है या फिर अपर लिमिट पता होती है, दूसरी लिमिट आपको नहीं पता होती है। तो वो वाले क्या कहलाते हैं, आपको जो बोलते नहीं इससे अधिक से कम, वो हो जाते हैं आपके खुले सिरे वाले वर्गांतर, यानी कि ओपन इन क्लासेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग जिनमें ऊपरी सीमा को संबंधित वर्गों से बाहर रखा जाता है और उसके अग्रणी वर्ग में शामिल किया जाता है, क्या कहलाती है। खुले सिरे वाले वर्गांतर, बंद सिरे वाले वर्गांतर, समावेशी वर्ग या फिर अपवर्जी वर्ग। यहाँ पर आपको बताना है कि जब आपने पढ़ा होगा जो 0 to 10 दे रखा होता है और 10 to 20 है, इस तरह से होता है। और दूसरा आपका क्या क्या दे रखा होता है, जो इंक्लूसिव सीरीज़ होती है, 0 to 9 है, 10 to 19, 20 to 29, इस तरह से क्वेश्चन में आपके दे रखा होता है, तो वो हो जाती है इंक्लूसिव। तो यहाँ पर जो आपका है वो हो जाएगा एक्सक्लूसिव, यानी कि अपवर्जी वर्ग, जिसमें कि क्या होता है, जो आपकी अपर लिमिट की वैल्यू होती है वो उसमें शामिल ना करके उसकी नेक्स्ट वाली लिमिट में शामिल की जाती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग विशेष में प्रेक्षणों की संख्या कहलाती है। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ए पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड।
कक्षा की चौड़ाई, वर्ग चिन्ह, आवृत्ति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो आपने क्लास इंटरवल आपने देखे होंगे उसके आगे क्या लिखा होता है, जो फ्रिक्वेंसी लिखी होती है उसके बारे में ही पूछा गया है यहाँ पर, कि उसे ही प्रेशर कहा गया है कि उसकी संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस आर 16, 24, 32, 40 एंड सो ऑन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल इज। यदि वर्गों के मध्य बिंदु 16, 24, 32 और 40 आदि हैं तो वर्ग का वर्ग अंतराल होगा। यहाँ पर आपको ये बताना है, आपको मिड पॉइंट दे रखे हैं और उससे ये बताना है कि जो क्लास इंटरवल है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जैसे आप इंटू आई करते हैं वही पूछा गया आपसे कि वो उस आई की वैल्यू कितनी होगी, इंटरवल कितना होगा दो वर्गांतरों के बीच में। तो यहाँ पर 8 होगा, 9 होगा, 7 होगा या फिर 6 होगा। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मिड वैल्यू से हम क्लास इंटरवल को बनाते हैं। डिफरेंस कितना दे रखा है आपका, 16, 24 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 का डिफरेंस हो जाएगा। यही 8 का डिफरेंस में अगर हम क्लास इंटरवल बना रहे हैं तो उस 8 को हम हाफ कर देंगे तो 4 आ जाएगा। उस 4 को हम 16 में से एक बार लेस कर देंगे, एक बार ऐड कर देंगे। लेस करने पर क्या होगा, हमारी लोअर लिमिट पता चल जाएगी। लेस करेंगे तो आएगा 12 और अपर लिमिट जब ऐड कर देंगे तो आएगा 20। तो 12 to 20 क्या हो जाएगी, हमारा क्लास इंटरवल बन जाएगा पहला। तो डिफरेंस कितने का आएगा, 8 का आएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न वक्रों में से कौन सा वक्र उत्पादन और भोग वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है। पूर्ति वक्र, समोत्पाद वक्र, उत्पादन संभावना वक्र या फिर तटस्थता वक्र। तो जो आपका वक्र उत्पादन और भोग के विभिन्न संयोगों को दर्शाएगा वो वाला कौन सा वक्र होता है, उत्पादन संभावना वक्र। क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, आवश्यकताएं असीमित हैं और उसको पूरा करने के लिए साधन जो होते हैं आपके सीमित होते हैं। तो उन सीमित साधनों से किस तरह से उत्पादन किया जाए, कैसे सहयोग आपस में दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच सहयोग स्थापित किया जाए उत्पादन में, कि अच्छे से अच्छे ढंग से उन साधनों को हम प्रयोग कर सकें और जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट किया जा सके। तो वो किससे जो है पता चलेगा, आपकी उत्पादन संभावना वक्र से पता चलता है। ये क्या करेगा, दो या दो से अधिक वस्तुओं के विभिन्न सहयोगों को प्रदर्शित करने वाली रेखा होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक प्रणाली अथवा आर्थिक संगठन की पद्धति में कौन सी क्रियाएं आती हैं। विनिमय तथा वितरण संबंधी क्रियाएं, उपभोग तथा उत्पादन संबंधी क्रियाएं, राजस्व संबंधी क्रियाएं या फिर उपयुक्त सभी क्रियाएं। तो जो आर्थिक प्रणाली होती है आपकी, उसमें इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके अंतर्गत आपकी तीनों तरह की क्रियाएं आती हैं। विनिमय, वस्तुओं को खरीदा तथा बेचा जाता है, विनिमय हो जाएगा, यानी कि मुद्रा दी जाती है, मुद्रा के बदले में हमें वस्तुएं खरीदते हैं। वितरण संबंधी क्रियाएं, उत्पादन के साधनों का वितरण है या फिर आय का समान वितरण होता है। उसके बाद उपभोग और उत्पादन किसी भी आर्थिक प्रणाली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उपभोग होगा तभी तो वस्तुओं का उत्पादन होगा और उत्पादन होगा तभी वस्तुओं का उपभोग भी हम कर पाएंगे। तो दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। फिर आता है राजस्व संबंधी क्रियाएं, राजस्व में आपके टैक्स आ जाएगा, लोन है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये तीनों ही तरह की चीज़ें क्या होंगी, आर्थिक प्रणाली के लिए आवश्यक होती हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर मुक्त आय है। टैक्स फ्री इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इज सैलरी इनकम, फॉरेन अलाउंसेस, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, बी एंड सी बोथ। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो कर मुक्त आय है इनमें से कौन सी है। वेतन से आय, विदेशी भत्ते, भारतीय कंपनी का लाभांश, बी एंड सी दोनों। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसका आंसर बता दूंगी कि एग्जैक्टली आंसर इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवयस्क बच्चे की आय कर मुक्त होती है। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज एग्जेम्प्टेड 1000, 1500 इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड और 1500 विच एवर इज लेस होल इनकम। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो अवयस्क बच्चा होता है, यानी कि जिसकी आयु जो होगी वो 18 वर्ष से कम होती है, उसकी आय किस सीमा तक कर मुक्त होगी। तो अवयस्क की आय जो इनकम हो रही है और या फिर 1500 रुपये, दोनों में से जो कम होगा उस सीमा तक वो कर मुक्त होता है। सपोज कर लीजिए अगर उसकी आय 5000 है तो 1500 कम होगा तो 1500 तक क्या होगा, उसको टैक्स फ्री होगा, बाकी की इनकम पर टैक्स होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना सभी प्रकार होते हैं। लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल बैरियर्स, इवैल्यूएशन टेक्निक्स या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये जो आपका लिसनिंग है, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सारे प्रकार जो होंगे वो हो जाते हैं संचार कौशल के, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स के। जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं यानी हैं वो आपकी इन चारों पर डिपेंड करती हैं। जितने अच्छे से आप इन चारों का यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश रिज्यूमे या सीवी को पहले क्या कहा जाता था। डैश डैश इज द ओल्ड फैशन टर्मिनोलॉजी फॉर रिज्यूम और सीवी। यहाँ पर बायोडाटा, एप्लीकेशन लेटर, पर्सनल डिटेल्स या फिर नन। तो जो आपको रिज्यूमे सीवी था उसको पहले हम कहते थे बायोडाटा।
बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग तो सेम होता है, लेकिन पहले के टाइम में कुछ और वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता था, अब उसके लिए कुछ और वर्ड यूज़ होता है। जैसे कि इसी में रिज्यूमे या सीवी है, पहले इसको हम बायोडाटा कहते थे, अब इसको रिज्यूमे या सीवी कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।